खबरों की कई परतें होती हैं। इन परतों के बीच छिपे तथ्य लेकर हम आपके सामने आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठे फेज के मतदान की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली है। कल सुबह 6 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाश कर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 100 का आंकड़ा छू सकती है? यह यक्ष प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि तमाम विपक्ष के लिए कि अगर कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी न छू पाए तो क्या विपक्ष वो मंसूबे, वो सपने देख सकता है जिसे उसने अपने तमाम मतदाताओं के सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम आकलन करेंगे कि दिल्ली और हरियाणा की 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 8 और 10, माफ कीजिएगा, दिल्ली में 7 सीटों पर, हरियाणा में 8 जिलों में जहां पर मतदान होने जा रहा है, 10 जो सीटें हैं उसको कुल मिलाकर। यहां पर जो प्रचंड गर्मी पड़ने जा रही है साहब, वो क्या लोगों को बाहर निकलकर मतदान करने का एक रास्ता देगी? जरा सोचिए, 52 और 55 डिग्री फील्स लाइक अगर टेम्परेचर हो तो क्या आप अपने घर से निकलकर मतदान करना पसंद करेंगे? और अगर यह मतदान होगा तो किस तरीके से होगा, इस पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे अग्निवीर स्कीम की। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने इस बात पर अपनी रजामंदी स्पष्ट तौर से रखी है कि अग्निवीर स्कीम में जो त्रुटियां हैं उसे दूर करना बहुत जरूरी है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों से सबसे ज्यादा देश में अग्निवीर स्कीम में जाते हैं तमाम नौजवान, और वो है नाराज। क्या इस नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी संभाल पा रही है? इस पर करेंगे चर्चा। और फिर वो एक ऐसा मुद्दा जिसे हम कहते हैं, मैंने कल एक शब्द इस्तेमाल किया था, एक जुमला, जो कि अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। यानी कि आपके पास सब कुछ है, सारा सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बड़ी वास्तविकता है उसको आप देखने को तैयार नहीं होते हैं। इसी को कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। तो भारत में जाति एलिफेंट इन द रूम है साहब। 2014 से लेकर 2024 के बीच में जातीय आधार पर मतदान पर हमने चर्चा बहुत नहीं की, लेकिन 2024 का चुनाव जातीय आधार पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसकी कई वजह हैं और इसका प्रमाण भी और परिणाम भी अलग अलग आएगा। इस पर करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज कि क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा छू पाएगी? यह यक्ष प्रश्न है। मैं आपके सामने यह रख रहा हूं क्वेश्चन मार्क। 100 का आंकड़ा कांग्रेस छू पाएगी? छठे चरण का मतदान शुरू होने वाला है, यानी कि बस कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने कहा है कि 5 चरण के मतदान तक एनडीए कम से कम 325 के आंकड़े को छू चुकी है। ठीक है साहब। दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन और उसके साथ साथ कांग्रेस कहती है कि हम 300 आंकड़ा पार कर चुके हैं। भाई, जब दोनों पक्ष 300 और 320 या 325 आंकड़े पार कर चुके हैं तो क्या 600 सीटें हैं हमारे देश में? जाहिर सी बात है, इसमें किसी न किसी ने अपने बारे में अतिशयोक्ति ज्यादा प्रस्तुत की है, और यह बात ज्यादातर विपक्ष पर लागू होती है, खास करके कांग्रेस के ऊपर। और वो मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि कुछ तथ्यों के आधार पर मैं स्पष्ट करूंगा आपके सामने कि कांग्रेस के लिए 2024 की लड़ाई बड़ी ही मुश्किल लड़ाई है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत इस बात को लेकर कि आखिरकार जब आमने और सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होती है तो क्या स्थिति निकल कर आती है, यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने होती है। तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है साथ। 4 सीट में से चारों सीट बीजेपी ने जीती, कांग्रेस को मिला 0। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली, 0। राजस्थान में 25 सीटें हैं, आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस का खाता 0। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 2019 में कांग्रेस को मिली 1 सफलता, यानी कि 1 सीट हासिल। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, 2019 में कांग्रेस को मिली 2 सीटें। गुजरात में 25 सीटें हैं साहब, 26 सीटें हैं, 26 सीटों में कांग्रेस को मिला 1 भी नहीं, 0 2019 में। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भी है। पिछली बार 2019 में 28 सीटें बीजेपी को और 1 मिली कांग्रेस को। असम में 14 सीटें हैं, आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी है, 3 सीट पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। पंजाब में 13 सीट है, आमने सामने उस वक्त 2 गठबंधन बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे थे, एनडीए और कांग्रेस, जिसमें
आम आदमी पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई थी और उसके आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस को 8 सीटें यहां पर मिली। हरियाणा में 10 सीटें, आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। 2019 में कांग्रेस का सुन्नीबाई सपाटा। यानी कि अगर आप पूरे तरीके से देख लें तो क्या स्थिति निकल कर आती है। 2019 के जो चुनाव हुए उसमें अगर मैं 200 सीटों में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को देखूं तो कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती आमने सामने भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में? मात्र 30 या उससे थोड़ा सा 1-2 सीट आगे। यानी कि 10-12% सीट पर ही कांग्रेस को सफलता मिली। तो क्या 2019 से लेकर 2024 तक में कांग्रेस इतनी सफल हो जाएगी कि 200 से भी ज्यादा सीट जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है वहां कांग्रेस 100 से ज्यादा सीट जीत सकती है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा साहब तो कांग्रेस सीट लाएगी तो कहां से लेकर आएगी, यही बड़ा सवाल है। चलिए अब इसको मैं आगे लेकर चलता हूं। आप कहेंगे कि मैं बहुत ही सीमित बात कर रहा हूं। दरअसल केरल या कुछ ऐसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सीधी टक्कर वाली स्थिति है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट तौर से रखी है। अब जरा मैं इस बात पर चर्चा करता हूं कि आखिरकार जो गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी ने उसका क्या प्रभाव होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर 25 तारीख को मतदान होना है कल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है, आरजेडी के साथ बिहार में गठबंधन है, जेएमएम के साथ झारखंड में गठबंधन है, महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन है। तो अब जो गठबंधन का आधार है उसमें किस तरह से चीजें आगे निकल कर आ रही हैं, चलिए अब आपके सामने सभी गठबंधन की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, जिसमें अभी जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उसमें क्या स्थिति है साहब। उसमें सबसे पहले यह देखिए कि सिर्फ 17 सीट है जिस पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, बाकी सारी सीटें गठबंधन के पास है, मेजॉरिटी अखिलेश यादव की पार्टी के पास है। यानी कि 78% उत्तर प्रदेश की सीटें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास है। तो 17 सीट में कितनी सीटें कांग्रेस जीत जाएगी कि अपने 100 के आंकड़े के पास पहुंच जाए। चलिए इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में साहब। 48 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें दी हैं उनके तमाम सहयोगियों ने, बाकी सीटें सहयोगियों ने आपस में बांट ली। तो महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन है उसमें से 65% सीट पर तो कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है 48 सीटों में से। तो आप सोचिए यहां पर क्या स्थिति होगी। बिहार की बात करते हैं, 40 सीट है बिहार में, 9 सीट पर ही कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी जो खड़े हैं वो भी बिना आरजेडी की जीत के 9 में से कहीं पर भी खड़े होने के लायक नहीं। बिहार में 78% अलायंस के पास सीटें हैं, यानी कि आरजेडी और उनके सहयोगियों के पास, लेफ्ट के पास है, और मात्र 22% सीटें कांग्रेस के पास है। तमिलनाडु जिसको लेकर इतना दम भरा जा रहा है, 39 सीटें हैं साहब। 39 सीटों में से कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली हैं अपने उम्मीदवार प्रस्तुत करने के लिए। तमिलनाडु में अगर डीएमके के बैसाखी हटा दीजिए तो कांग्रेस यहां कितनी सीटें जीत सकती है साहब। तो बिना डीएमके के वोट ट्रांसफर के कांग्रेस का अस्तित्व विहीन तमिलनाडु होता हुआ दिखाई देगा। तमिलनाडु में भी 77% सीटें डीएमके और बाकी गठबंधन के पास है, यानी यहां भी कांग्रेस मार्जिनल प्लेयर है। झारखंड की बात करते हैं, 14 सीट है झारखंड में, जेएमएम के साथ गठबंधन है। 7 सीटों पर ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, यानी कि 50% सीट्स यहां पर भी, जबकि कांग्रेस का अपना पूरा बेस है साहब, इसके बाद भी 7 सीट ही मिली, आधी मिल पाई। दिल्ली में 7 सीट है, 7 सीट्स में से कांग्रेस 3 पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है और ये 3 पर जो उनके उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के मोहताज हैं, वरना स्थिति वही होती जो 2014 या 2019 में थी। यानी कि जहां जहां गठबंधन है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, आप बिहार की बात कर लें, आप दिल्ली की बात कर लें, आप उसके साथ साथ झारखंड की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, इन सभी जगह पर जहां कांग्रेस का अलायंस है, कांग्रेस बैसाखियों पर खड़ी है अपने सहयोगियों के। खुद का जनाधार न के बराबर इन राज्यों में है, तो कांग्रेस है कहां पर, यह बहुत बड़ा सवाल है साहब। इसके साथ साथ आइए बात करते हैं केरल की। जी हां, केरल में आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है और वो ये है कि केरल की 20 सीटें हैं। केरल में 16 सीटों पर
कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं। यही एक राज्य है जहां गठबंधन होते हुए भी मेजॉरिटी प्लेयर कांग्रेस है। यानी पूरे भारत में या तो बीजेपी के आमने सामने वाली लड़ाई है साहब, जहां कोई गठबंधन नहीं है, या फिर जहां गठबंधन है वहां पर 20-22%, 30% से कम पर ही आप अलायंस में आपको सीट मिली है। सिर्फ केरल एक ऐसा राज्य है जहां 16 सीटें कांग्रेस को उम्मीदवारों को खड़े करने के लिए मिली है। तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि विधानसभा जीतने के बाद, तेलंगाना के जो लोकसभा है, तो विधानसभा जीतने के बाद वहां पर अब ऐसा लग रहा है कि स्थिति बेहतर हो सकती है। तो ये आपको हमने पूरा अभी तक खाका प्रस्तुत किया, लेकिन अभी कुछ एक राज्य बच गए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन है। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने यहां पर अपने कई उम्मीदवार खड़े भी किए हैं, लेकिन जरा इतिहास के पन्ने पलटिए। 2019 में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने 2 सीटें जीती थी साहब, 42 सीटों में से। तो क्या आपको लगता है कि इस बार छप्पड़ फाड़ के कांग्रेस को बंगाल में सीटें मिलेंगी, जहां पर की मुख्य लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है? कांग्रेस तो कहीं रेस में है ही नहीं। आइए बात करते हैं उड़ीसा की साथ। एक वक्त हुआ करता था जब उड़ीसा में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन 2019 के बाद तो कोई नाम लेवा नहीं बचा। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली साहब, 21 में से 1 सीट कांग्रेस के पास पहुंची। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि वो 1 सीट भी बमुश्किल पहुंचेगी, तो शायद वहां के प्रत्याशी की वजह से। कांग्रेस यहां पर थर्ड पार्टी के तौर पर है और इतनी मार्जिनल है कि उसकी चर्चा इस पूरे चुनाव में हो ही नहीं रही। अब बात करते हैं पंजाब की साथ। पंजाब में 4 पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। कांग्रेस अपनी तरीके से, आम आदमी पार्टी अपने तरीके से, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से और अकाली दल अपने तरीके से, यानी कहीं कोई गठबंधन नहीं। पंजाब में कांग्रेस ने उम्मीदवार 13 खड़े किए। जीतेंगे कितने, चलिए वक्त बताएगा। मैं कहता हूं बेस्ट केस सिनेरियो ले लीजिए, फिर भी क्या हाल होगा। 2019 में पंजाब में कांग्रेस ने 13 उम्मीदवार खड़े किए, 8 सीटें जीती थी। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन को पंजाब में दोबारा दोहरा लेगी। ठीक, अब बात करते हैं साहब आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने किसी के साथ टाई अप नहीं किया, बीजेपी ने टीडीपी के साथ टाई अप कर लिया है। और आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी एक अलग पार्टी के तौर पर है, जो कि काफी प्रबल है, और वहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं। कांग्रेस ने यहां पर अपना पूरा दमखम झोंका है साहब, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर पर बीजेपी, पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई बीजेपी और वाईएसआरसीपी के बीच में है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस। तो कितनी सीटें मिल जाएंगी यहां पर? तो देखिए, मैं सीटों के आंकड़े पर नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना अपने आप में पूरा नहीं होगा। एग्जिट पोल भी सामने नहीं आए, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन जो अभी तक आंकड़े और जो प्रस्तावित तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी छू पाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये तब और ज्यादा बड़ा बन जाता है जब कांग्रेस आज अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में सबसे कम उम्मीदवार खड़े कर रही है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 328 उम्मीदवार खड़े किए हैं साहब, 328 उम्मीदवार। 2019 में कांग्रेस ने 421 उम्मीदवार खड़े किए थे, यानी कि 100 उम्मीदवार कम हैं 2019 के मुकाबले कांग्रेस के। बताइए इसमें सक्सेस रेशियो कहां निकल कर आएगा। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने 464 उम्मीदवार खड़े किए थे, तो 2014 के मुकाबले अगर आज आप देखें तो 125 से कम उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। और उसके बाद तो और भी स्थिति खराब दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जब आप पिछले 2 चुनावों पर नजर डालते हैं, 2014 और 2019 के आंकड़ों पर, तो फिर उम्मीद पर और पानी फिर जाता है जो तमाम कांग्रेस के समर्थक हैं। 2014 में कांग्रेस ने अपने अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन को प्रदर्शित किया। 44 टोटल सीट कांग्रेस को आई थी। 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें, यानी कि अगर आप टोटल इजाफा देखें तो 8 सीटों का इजाफा हुआ था 2014 के बाद 2019 में। तो अगर इस रेशियो के लेकर ही देखें तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो कि 52 पर आज खड़ी है अपने दम पर, क्या ये 80 का आंकड़ा भी पार कर सकती है? 100 का आंकड़ा तो दूर की बात है। इसी लिहाज से मैंने आपके सामने ये बड़ा सवाल रखा कि देखिए, टारगेट आप चाहे कुछ भी रख लीजिए। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो ये भी कह रहे हैं कि हमको 125 सीट भी आ जाएगी तो हम जो गठबंधन की सरकार बना देंगे।
हो सकता है, लेकिन जनाब 125 सीट आएगी तब तो। यहां तो 100 के लाले पड़े हैं आपके। यह बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि कांग्रेस के सामने है। छठे चरण का मतदान है, इसके बाद चीजें और स्पष्ट होंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि छठे चरण के इस मतदान में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती है साहब, एक भी सीट नहीं। यानी कि 58 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है उसमें 2019 में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं, शून्य, अंडा। यह स्थिति है। तो जाहिर सी बात है काफी मुश्किल कांग्रेस को होने वाली है, लेकिन इस पर हम विस्तृत चर्चा 4 जून को बढ़िया से करेंगे कि कांग्रेस कहां पहुंची। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने है। इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, कोहराम मचा हुआ है पूरे देश भर में, और खास करके जो पूरी उत्तर पट्टी है यहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मी कमर तोड़ है। और जैसे ही आप पर्वतीय क्षेत्र के बाहर कर बात करें या फिर दक्षिण की बात करें तो वहां जबरदस्त बारिश हो रही है। ऐसा मौसम तो भाई अभी तक देखने को शायद ही मिला था। दिल्ली और हरियाणा की बात मैं खास करके आपके सामने रखना चाहता हूं। इन दोनों राज्यों में 7 और 10 सभी सीटों पर मतदान है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं साहब। ये देखिए, ये है हमारे बीएसएफ के जवान जो राजस्थान के रेगिस्तान में है, कड़कती धूप में तैनात है। अंडा रेत पर रखिए और पूरा का पूरा अंडा जो है वो उबल जाता है साहब। पापड़ रखिए और पापड़ पूरा पक जाता है। ये गर्मी है, देखिए आप, पापड़ पूरा गर्म आपने जैसे ही रेत पे रखा उसका देखिए सिका हुआ पापड़। ये है गर्मी का आलम। इस गर्मी को देखने के साथ ही आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है। अब ये देखिए अंडे की तस्वीर दिखाइए। ये कच्चा अंडा हमारे एक फौजी ने रखा, कच्चा अंडा है, अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद रेत में रखा, उसे बाहर निकाला और देखिए ये कच्चा अंडा पूरे तरीके से उबला हुआ निकला। यानी कि क्या तापमान होगा ये आप इसी से समझ सकते हैं। अब ये जो स्थिति है, ये जो हीट वेव की स्थिति है, ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बड़े पैमाने पर है। एकदम स्पष्ट देखिए, पूरा का पूरा अंडा पक गया साहब, उबला हुआ हो गया। तापमान 45 डिग्री के आसपास कई जगहों पर है। शनिवार को मतदान है दिल्ली और हरियाणा में। मतदान के साथ साथ गर्मी क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप सब इससे लगाइए। 28 मई तक दिल्ली और एनसीआर और हरियाणा के 8 से 9 जिलों में हीट वेव और लू बड़े पैमाने पर है, जिसकी वजह से तापमान कम से कम 42 या 46 डिग्री तक हो सकता है। और अगले 4 दिनों तक एनसीआर में हीट वेव है। दिल्ली समेत तमाम उत्तर भारत में स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती दिख रही है। और इसमें एक और आंकड़ा जो आपको बताएगा, हम एक हीट वेव इंडेक्स निकालते हैं जिसको हम वेट बल्ब थ्योरी कहते हैं। फील्स लाइक तापमान 42 या 43 डिग्री है, लेकिन गर्मी कितनी महसूस हो रही है आप जानते हैं? दिल्ली में 55 डिग्री है फील्स लाइक। 55 डिग्री मतलब आप बाहर निकले, तापमान 42 डिग्री है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप 55 डिग्री में चल रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत जबरदस्त है। 60% से ज्यादा ह्यूमिडिटी है, नमी है दिल्ली और हरियाणा की हवा में। इसकी वजह से जो वेट बल्ब कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो मॉइस्चर है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, इसलिए इसको वेट बल्ब कहते हैं। और इस मॉइस्चर को, हीट को ट्रैप करने की वजह से जो फीलिंग होती है, जो उसका हीट का इंपैक्ट आपके शरीर पर पड़ता है, वो तापमान से कहीं ज्यादा होता है, कम से कम 15 से 20% ज्यादा। जैसे कि अभी आप देखिए 20 मई को 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, लेकिन फील्स लाइक 44 डिग्री था। इसके साथ साथ आप देखिए 23 मई को 41 डिग्री टेम्परेचर था, फील्स लाइक 50 डिग्री था। और उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले दिल्ली में 43 डिग्री टेम्परेचर था, फील्स लाइक 56 डिग्री। 56 सहारा के रेगिस्तान में जो तापमान होता है वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में महसूस किया जा रहा था। इसलिए अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो बहुत ही गंभीर है। अभी तक जिस तरीके का जो हीट वेव बनता आ रहा है, इस बार तो लग रहा है साहब कि मई के महीने में दिल्ली और आसपास के इलाके रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और यही स्थिति हरियाणा के भी होने वाली है। हरियाणा में सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन सभी जगहों पर हीट वेव की स्थिति है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में स्थिति बहुत ही खराब है।
अब इसमें जाहिर सी बात है, हम आग्रह तो यही अपने तमाम मतदाताओं से करेंगे कि आप बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, लेकिन साहब मतदान करने से पहले अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है इसमें लोगों के बीमार पड़ने की आशंका बहुत जबरदस्त है। अब इसके साथ साथ एक और मसला है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, हमारे तमाम दर्शक जो दिल्ली और हरियाणा के हैं। मैं पूछना चाहता हूं हर उस मतदाता से, भाई साहब आपने तमाम स्पीचेस सुनी, हर पॉलिटिशियन की बात सुनी, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी सुनी ना? क्या कहीं किसी ने प्रदूषण की बात की? क्या कहीं किसी ने क्लाइमेट क्राइसिस की बात की? ये जो हीट वेव आप झेल रहे हैं, ये क्लाइमेट क्राइसिस है साहब, ये प्रदूषण की वजह से बहुत बढ़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी AQI एयर इंडेक्स क्या है? 365 365 AQI है, और यह तब है जबकि तापमान इतना जबरदस्त है, इतना तेज है और हवाएं चल रही। यानी कि पूरे चुनाव में दिल्ली में और हरियाणा में किसी ने प्रदूषण का नाम तक अपने पूरे प्रचार के दौरान नहीं लिया, और किसी मतदाता ने किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं पूछा कि साहब ये प्रदूषण का आप क्या करने जा रहे हैं। 2023 दिसंबर में 999 AQI था दिल्ली में, 999। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आज से 4 साल पहले बीजिंग का AQI 100 पार कर गया था। पूरे 1 महीने के लिए चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग को बंद कर दिया था। कोई आदमी अफसर नहीं जा रहा था, कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा था, सब घर पे बैठे थे और प्रदूषण को कम करने की कोशिश हो रही थी। हमारे यहां इस गर्मी में, जहां इतनी तेज गर्मी पड़ रही है और हवा चल रही है, 365 AQI है, 900 तक पहुंच जाता है। हमारे यहां प्रदूषण चुनाव का मसला नहीं है। हमारे यहां हम जात पे बात कर रहे हैं, हमारे यहां हम संविधान बदलने पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे यहां हम आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे यहां हम लाभार्थी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सांस हमारे फेफड़ों को बहुत बीमार बना रही है, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है आज हमारे चुनाव की, और यही वजह है कि आज इस तीसरे मुद्दे को लेकर हम आपके सामने, आज जो तीसरी बड़ी स्टोरी आपके सामने मैं रखना जा रहा हूं वो अग्निवीर स्कीम से हुई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर से कहा है कि राजनीतिक दलों को इस बात से परहेज करना चाहिए कि सेना के ऊपर किसी तरह का कटाक्ष ना करें, और वो इसलिए चुनाव आयोग को कहना पड़ा क्योंकि अग्निवीर स्कीम को लेकर कांग्रेस ने स्पष्ट तौर से कहा कि अग्निवीर स्कीम को वो खारिज करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी माना है कि जहां जहां खामियां हैं उसको दूर करना आवश्यक है। 3 राज्य जहां पर अग्निवीर स्कीम बहुत महत्व रखते हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, जिसका मतदान 1 जून को है, पंजाब मतदान 1 जून को है, उसके बाद हरियाणा मतदान 25 तारीख को है। इन 3 राज्यों में कुल मिलाकर 13, 10, 23 और 4 27 लोकसभा की सीटें आती हैं। 27 लोकसभा सीटों में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा अग्निवीर स्कीम की हो रही है, और आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन सभी 27 सीटों पर जो लोग हैं वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं सेना में जाना। इसके लिए कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो अभी आपके स्क्रीन पर आप देखिए। पूरे देश में जितनी फौज में रिक्रूटमेंट होती है उसका तकरीबन 25% इन 3 राज्यों से आता है, और ये आंकड़े अभी आपके स्क्रीन पर हैं जिसे आप देख रहे हैं। जहां पर तकरीबन 50,000 भर्तियां हुई 2017-18 में, वहां पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को मिलकर 11,000 भर्ती इन 3 राज्यों से। 2018-19 में 50,000 भर्ती हुई, और आप देखिए यहां पर 12,000 के आसपास भर्तियां सिर्फ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से हुई। 2019-20 में तकरीबन 80,000 भर्ती हुई है फौज में, और आप देख लीजिए आंकड़े आपके सामने हैं, तकरीबन 19,000 भर्ती, यानी कि 20,000, 1/4 भर्ती इन 3 राज्यों से हुई है साहब। अब आप ही बताइए कि अग्निवीर योजना का इन 3 राज्यों पर प्रभाव होगा कि नहीं होगा? आखिरकार यह प्रभाव क्यों हो रहा है? यह इसलिए क्योंकि अभी तक जो अग्निवीर के बैचेस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेना में 40,000 अग्निवीरों को 2 बैच में प्रशिक्षण दिया गया है। उसमें से 20,000 अग्निवीर तीसरे बैच का नवंबर और 23 में प्रशिक्षण शुरू कर चुके हैं। नौसेना में अभी तक 7,000 अग्निवीरों को मौका मिल चुका है, और भारतीय वायुसेना में तकरीबन 5,000 अग्निवीरों को मौका मिल चुका है।
ये राज्य सबसे ज्यादा अग्निवीर हमारे देश को दे रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर जब सरकार सामने निकल कर आई तो सरकार ने कई तरह की घोषणाएं की थी। सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि अग्निवीर की योजना क्या है। अग्निवीर की योजना में जो बात निकल कर आ रही है वो सबसे पहले इसकी जो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप समझ सके कि क्या है। फिर पॉलिटिक्स समझाऊंगा और फिर बताऊंगा कि आखिरकार कहां दिक्कत है। इस योजना के तहत 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल और फिजिकल नियमों का चयन इनके बेसिस पर चयन होता है। सर्विस की जरूरत के आधार पर महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। 10वीं पास करने वाले अग्निवीर को 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिटनेस और परफॉर्मेंस के आधार पर 25% अग्निवीरों को फुल रैंक के साथ सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा। यह अग्निवीर स्कीम है। इस स्कीम के तहत 4 साल की आपको नौकरी मिलती है। इसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्या क्या है? बेनिफिट्स है कि अग्निवीर को सालाना तकरीबन 4,76,000 रुपए शुरुआत होती है। आखिरी साल में जो टोटल पैकेज है वो 6,92,000 प्रति वर्ष मिलने की पैकेज है, यानी कि तकरीबन आप मान लीजिए कि 50-55,000 रुपए प्रति माह मिलता है। इसके ऊपर से रिस्क और कठिनाई के आधार पर अलाउंस भी मिलता है और जब आपकी पूरी सेवा हो जाती है तो 30% जो अग्निवीर हैं उनको मौका मिल सकता है कि वो आगे भी आए। 4 साल पूरा करने के बाद अग्निवीरों को तकरीबन 12 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसमें इनकम टैक्स की छूट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर अग्निवीर जो फौज में काम कर रहे हैं, अगर वो किसी युद्ध में या ऐसी परिस्थितियों में कुछ अनहोनी हो जाए जिसकी वजह से उनकी शहादत या फिर उनके अंग भंग हो जाए तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है? उनकी मृत्यु पर परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। ये एक निधि राशि है। बाकी बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी दी जाएगी। डिसेबिलिटी होने पर यानी कि अगर अंग छिन्न-भिन्न हो जाए तो 44 लाख रुपए तक मिलेंगे और साथ ही साथ बचे हुए टर्म का पैसा दिया जाता है। अब ये अग्निवीर स्कीम है। लेकिन अब विपक्ष ने इस पर मोर्चा संभाला। विपक्ष का मानना है कि दरअसल हम अपने फौजियों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अब देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। ये सेना की योजना नहीं है, सेना इसे नहीं चाहती है। ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो इंडिया अलायंस और खास करके कांग्रेस पूरे तरीके से आश्वस्त है कि अग्निवीर योजना सेना के हक में नहीं है और फौजियों के हक में। बीजेपी की अगुवाई की सरकार ने पहले तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और माना कि यह बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन जैसे ही जन असंतोष बाहर निकलता दिखा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा, यह देखिए। हमारा यह कहना कि एक स्कीम प्रारंभ हुई है, नौजवानों के हितों को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर यह प्रारंभ की गई है। लगेगा कहीं पर कुछ और कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उस पर भी विचार कभी किया जा सकता है। तो यानी कि सरकार को भी एक तरह से इस बात की जानकारी मिल रही है कि आम जनता में असंतोष है और यह असंतोष किस लिए है, इसका एक छोटा सा स्वरूप आपके सामने रखता हूं। आप हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में सुबह सुबह कहीं बाहर निकलिए, आपको लोग सेना में जाने के लिए तैयारी करते दिखाई देंगे। 17 साल का नौजवान 5, 8, 10 किलोमीटर दौड़ता हुआ दिखाई देगा, व्यायाम करता दिखाई देगा, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी करता दिखाई देगा। लेकिन 2022 के बाद से ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि ऐसा लगने लगा है लोगों को कि जब किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है या सरहद पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को बेनिफिट्स नहीं मिलते। क्योंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक किसी भी, जैसे ही आपको फौज में नौकरी मिलती थी, एक तो आपको पूरे टर्म के लिए यानी कि आपकी पूरी एलिजिबिलिटी के लिए नौकरी मिलती थी, धीरे धीरे प्रमोशन भी मिलता था, तनख्वाह अच्छी मिलती थी, खाना और उसके साथ साथ तमाम अन्य सुविधाएं मिलती थी, परिवार को पूरी तरह की सुविधाएं मिलती थी और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो फिर आपके परिवार को आजीवन तमाम बेनिफिट्स देते थे। लेकिन अग्निवीर योजना में यह बहुत ही सीमित है, एक तयशुदा राशि दी जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे कई शूरवीर के परिवार हैं जो आज इस बारे में सवाल उठा रहे हैं। हमारे बच्चों ने हमारी सरहद के लिए, हमारे देश के लिए जान दी, शहादत दी, तो क्या परिवार का ख्याल देश को नहीं रखना चाहिए? यह सवाल उठ रहा है और जब यह सवाल उठता है साहब तो यह दिल को कहीं ना कहीं छू जाता है। और यही वजह है कि पंजाब,
हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ हरियाणा, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में लोग फौज की तरफ जाना पसंद करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। सरकार भी मानती है और यहां तक कि अब तो फौज ने भी कहना शुरू कर दिया है कि वो एक सर्वे कर रहे हैं जिसके आधार पर फौज ये जानने की कोशिश कर रही है कि अग्निवीर की योजना में कहां कहां त्रुटियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। यानी कि लोगों से जुड़ा हुआ मसला है जिस पर इस बार मतदान प्रभावित होता दिखेगा आपको। जी हां, यह बात तो आप तय मानिए, मतदान प्रभावित होता दिखेगा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। हमारे देश में जब चुनाव का मौसम होता है साहब, तो मतदान किस आधार पर होता है, क्या सोचते हैं आप? हमारे देश में बाकी अन्य यूरोपीय देश या यहां तक कि बाकी अन्य विकासशील देशों के तर्ज पर धर्म आधारित वोटिंग नहीं होती है। हमारे यहां धर्म मायने नहीं रखता मतदान में। मतदान में जातीय आधार सबसे ज्यादा मायने रखता है। सिर्फ 3 ऐसे लोकसभा के चुनाव हैं जो मुझे समझ में आते हैं, और एक और ले लें तो 4 चुनाव ले लें। 1971 जहां पर जातीय आधार बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं दिया था, 2014 और 2019, और एक चौथा चुनाव 1984, इंदिरा गांधी की मृत्यु। तो इन 4 चुनाव को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी देश के जितने चुनाव अभी तक हुए हैं उन चुनावों में जातीय आधार के अलावा और कोई मसला रहा ही नहीं। लेकिन मैं 3 चुनाव को महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि इन 3 चुनाव में 1971, 2014 और 2019 में देश ने राष्ट्रवाद और हिंदू आइडेंटिटी पर मतदान किया। जैसे 1971 में आप देखिए, पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने हराया और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद सबसे प्रमुख मुद्दा था, जिसकी वजह से लोगों ने मतदान किया और इंदिरा गांधी को एक स्पष्ट बहुमत मिला। 2014 में हिंदू आधिपत्य भी दिखाई दे रहा था, जो हिंदू माइंडसेट जिसको आप कह सकते हैं हिंदुत्व की लहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ छवि और भ्रष्टाचार का विरोध जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही, इसलिए एक बड़ी लहर थी। 2019 में राष्ट्रवाद बड़े पैमाने पर था। पुलवामा पर हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्ट्रांग लीडरशिप की छवि सामने थी, और ऐसे में हिंदू राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के साथ साथ ये प्रखर भारत और एक नया भारत उभरता हुआ दिख रहा था। इसलिए जातीय आधार बहुत मिनिमलिस्टिक दिखाई दिया। लेकिन 2024 का चुनाव अगर देखें तो शायद ये नो वेव वाला चुनाव है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं। तो आज जो चुनाव हो रहे हैं इसमें 2004, 2009 की छाप आपको बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देगी, और वो इसलिए क्योंकि आज जातीय आधार पर बड़े पैमाने पर मतदान हो रहा है साहब। और इस जातीय आधार पर मतदान को मेन फोकस में लाने वाले हमारे तमाम विपक्षी दल हैं। और वो क्यों है? क्योंकि विपक्षी दलों ने शुरू से ही, खास करके कांग्रेस ने, बैकवर्ड सीट्स की बातें करनी शुरू कर दी। उसके साथ साथ कास्ट सर्वे की बात शुरू कर दी। कास्ट सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है, उसके आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया गया, और इसके आधार पर जातीय संरचना को एक बार फिर से राजनीति के मुख्य धारा में ला दिया गया। और यही वजह है कि आज 2024 का ये लोकसभा का चुनाव जातीय आधार पर बड़े पैमाने पर हो रहा है साहब। आप इसको माने या ना माने, लेकिन यही वास्तविकता हम 4 तारीख को बात करते दिखाई देंगे। लेकिन मिस्टर एनालाइजर में हम पहले ही बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जातीय आधार बहुत मायने रखता है साहब। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। अब 80 सीटें में जातियों का आधार कैसा है? अगर आप सवर्णों की आबादी देखें उत्तर प्रदेश में तो 23% के आसपास है। 20% के आसपास दलित आबादी है, 20% के आसपास मुसलमान आबादी है। उसके बाद ओबीसी बड़े पैमाने पर हम यहां पर है। ओबीसी में प्रमुखता से अगर मैं यादव वोट की बात करूं तो 60% के आसपास है, और गैर यादव वोट परसेंट 43% के आसपास यहां पर निकल कर आता है। अब ऐसे में समीकरण किस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, तो यहां कौन कौन से फैक्टर सबसे बड़े आपको दिखाई देते हैं? यादव वोट बैंक 7% के आसपास, मुसलमान वोट बैंक 20% के आसपास, और उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट बैंक है 20% के आसपास, जो पूरी जाति है, उसके अंदर सेंधमारी कर जो ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट,
इनको अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश यह गठबंधन कर रहा है। जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस कहां रखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के लिए सवर्ण वोट पहले से ही एक तरह से निर्धारित है, प्री डिफाइंड है। उसके साथ साथ गैर यादव वोट बड़े पैमाने पर उन तमाम जातियों को, निषाद जाति या फिर कुर्मी या इस तरह की तमाम जातियों को साधने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और इसी आधार पर गठबंधन भी किए। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में, उस पर भी पूरे तरीके से नजर बनाई है और इस ECB को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि एक फैक्टर हम यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते और वो एक फैक्टर है जाटव वोट बैंक का। BSP, मायावती की पार्टी BSP, जो एक जमाने में दलित पर एकाधिकार अपना वोट बैंक मानती थी, आज उनके पास दलित वोट बैंक उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो जाटव वोट बैंक है वो पूरे तरीके से उनके पास है। तो आज BSP क्या कोशिश कर रही है? BSP अपने जाटव वोट बैंक के साथ है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट का 13% वोट बैंक है। उसके साथ साथ मुसलमान वोट को भी वो टारगेट करने की कोशिश कर रही है और जो 2012 का एक्सपेरिमेंट था ब्राह्मण वोट बैंक को भी मायावती टारगेट करने की कोशिश कर रही है। तो इस आधार पर आप देखिए ये चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी तुलनात्मक स्टडी आपके सामने रखूं तो समाजवादी पार्टी को आमतौर पर यादवों का कितना समर्थन मिलता रहा है? 2007 की विधानसभा में 72% यादव ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। 2012 की विधानसभा में 63% यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 2017 की विधानसभा में 66% यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन जब आप लोकसभा की बात करते हैं तो 2014 में 53% यादव ने ही सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 2019 में 60% यादव ने ही, यानी कि बाकी जो यादव की पॉपुलेशन है तकरीबन 40% इसने बीजेपी को वोट दिया। और यहीं से बीजेपी ने यादव जात में जो सेंध लगाई वो बड़े पैमाने पर उसके लिए फलदायक होता हुआ दिखाई दिया साहब। तो ये आकलन आपको बताता है कि किस तरीके से कौन कहां पर क्या खेल खेल रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया 73% मुसलमानों ने सपा और बसपा गठबंधन को मतदान दिया था 2019 में, 14% ने कांग्रेस को मतदान दिया था और 8% ने बीजेपी गठबंधन को मतदान दिया था। अब इसके आधार पर जब आप देखें तो फिर एक अलग तस्वीर निकल कर आती है। अब आइए हम बात करते हैं बिहार की। बिहार की स्थिति और भी ज्यादा अलग नजरिए में दिखाई देती है, क्योंकि बिहार तो जातीय राजनीति का कर्णधार है। बिहार में 15.5% के आसपास सवर्ण आबादी है, 15% यादव हैं बिहार में, 47% गैर यादव OBC हैं, 16% मुसलमान आबादी है और 19% के आसपास दलित आबादी। अब यहां पर कहां कौन सा गठबंधन फिट बैठता है? RJD, लेफ्ट और कांग्रेस, इन तीनों की नजर इस वोट बैंक पर है। यादव वोट 15%, मुसलमान वोट 19%, भूमियार वोट 3% और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो ECB कास्ट है उस पर भी इस गठबंधन ने अपनी निगाहें टिका रखी है और उन्हें उम्मीद है कि यहां पर वो सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर BSP का कोई प्रभाव नहीं है और ECB आमतौर पर JDU के साथ ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस बार नाराज है JDU से। जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी NDA गठबंधन, बीजेपी और JDU, यहां पर कौन कौन सा गठबंधन काम करता है? सवर्ण वोट आमतौर पर, सिर्फ भूमियारों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर सवर्ण वोट बीजेपी के पास है। उसके बाद JDU की वोट है कुर्मी और कोयरी, माली, तेली, ये आमतौर पर JDU का वोट बैंक है। शेड्यूल कास्ट और ECBs, इस पर बड़े पैमाने पर JDU और इसके साथ साथ बीजेपी काम करती रही, जिसमें ECB का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है, क्योंकि ये लाभार्थी वर्ग है जिसको सरकार की सीधी स्कीम्स का फायदा मिल रहा है। इस पूरे जातीय समीकरण पर अब बीजेपी ने अपना आधिपत्य बनाना शुरू कर दिया है। इसके आधार पर जब आप इसको देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि बिहार का जातीय समीकरण किस तरीके से चल रहा है। पश्चिम बंगाल के बारे में जातीय समीकरण की बात लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जातीय आधार पर मतदान बहुत बड़े पैमाने पर होता है साहब। देखिए यहां पर 27% पश्चिम बंगाल में मुसलमान आबादी है, हिंदू आबादी तकरीबन 67-68% के आसपास है।
इसके साथ साथ जब आप दलितों की आबादी देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 24% दलित आबादी है। इसके साथ साथ राजवंशी समुदाय 18% के आसपास है, नामशूद्र समुदाय 17% के आसपास है, मतवा समुदाय 17% के आसपास है। तो ये जो पूरा वोट बैंक है, ये अपने आप में कैसे कैसे कहां बटा हुआ है, अब इस पर जरा बात करते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी नजर मुस्लिम दलित वोट बैंक पर और थोड़ा बहुत ओबीसी वोट बैंक पर है। सवर्ण ने कांग्रेस और लेफ्ट से पूरे तरीके से किनारा कर लिया है। ओबीसी भी बड़े पैमाने पर लेफ्ट से अब अलग हो चुकी है। दलित वोट बैंक पर दो फाड़ है और मुस्लिम वोट बैंक पर भी दो फाड़ है। लेकिन जब आप तृणमूल की तरफ देखते हैं तो यहां कौन कौन है? तृणमूल में सबसे पहले मुस्लिम वोट बैंक बड़े पैमाने पर उसका समर्थन करता है, जो कि तकरीबन 23-24% के आसपास है पश्चिम बंगाल। उसके बाद राजवंशी, मतवा समाज, नामशूद्र समाज, ये सभी टीएमसी के बड़े वोट बैंक्स में से हैं। सवर्णों का वोट नहीं मिलता है आमतौर पर पश्चिम बंगाल में, खास करके 2019 के बाद से यह ट्रेंड दिखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों का बहुत बड़ा समर्थन मिलता है पश्चिम बंगाल में, और यह बात तय है। 2019 के बाद से यह साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजवंशी और नामशूद्र और उसके साथ साथ मतवा समाज में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। उसके लिए सीएए और एनआरसी की बात 2019 में की थी। इस बार एनआरसी की बात नहीं हो रही, लेकिन सीएए की बात स्पष्ट तौर से है। तो यहां पर भी यह जातीय समीकरण बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। अभी जो छठे और सातवें चरण का मतदान बाकी है पश्चिम बंगाल में, इसमें मतवा समाज और कुर्मी वोट बहुत महत्वपूर्ण है साहब। कुर्मी वोट 17 सीटों पर अपना प्रभाव अभी रख रहा है, जिन पर मतदान होना है। और यह कुर्मी वोट जिस तरफ जाएगा उसी तरफ आप ज्यादा आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। मैंने तो अभी सिर्फ 3-4 राज्य ही कवर किए हैं, लेकिन एक चलते चलते आपको एक और समुदाय बता दूं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में हम सबको लगता है कि महाराष्ट्र जो है विकास के रास्ते पर चलता है, वहां पर जातीय आधार नहीं। आप बिल्कुल गलत सोचते हैं साहब। महाराष्ट्र बिना जातीय आधार पर आज तक मतदान करता ही नहीं है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 11.5% के आसपास है, ओबीसी आबादी 42% है, दलित आबादी 10% है, मराठा आबादी 30% है और ब्राह्मण आबादी 3% है। मराठा वोट बड़े पैमाने पर तय करता है कि कौन जीतेगा महाराष्ट्र, और यही वजह है कि वहां पर एनसीपी और शिवसेना अपने अस्तित्व को लेकर खड़े हैं, जो आज दो फाड़ हैं, इसलिए वहां पर बहुत कंफ्यूजन है। ब्राह्मण वोट बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है और वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब आ जाते हैं मुस्लिम वोट पर। मुस्लिम वोट क्या इस बार बट रहा है? नहीं साहब, मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस के पास बड़े पैमाने पर इस बार जा रहा है। अब खेल है मराठा वोट पे और ओबीसी वोट पर। मराठा वोट और ओबीसी वोट जिस तरीके से बटेगा, इसी आधार पर महाराष्ट्र का भविष्य तय होने जा रहा है। यानी कि जातीय आधार पर महाराष्ट्र भी है और उसके साथ साथ कर्नाटक भी है। खैर चलिए, कर्नाटक की चर्चा फिर और कभी करेंगे, वक्त की कमी है। लेकिन कर्नाटक में भी वोकलिगा समाज, जो उसके साथ साथ अन्य जो समाज हैं, लिंगायत समाज, इसके आधार पर ही मतदान होता है साहब। तो जातीय आधार पर पूरे देश में इस बार मतदान हो रहा है, और ये बहुत बड़े समीकरण को बदलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। या फिर भारतीय जनता पार्टी, जो कि जातीय समीकरण बिठाने में सबसे माहिर है, अभी तक 2014 और 2019 के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जातीय समीकरण को साधने में भारतीय जनता पार्टी से माहिर कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक समीकरण जातीय आधार पर सही निकला तो फिर वही होता हुआ दिखेगा जिसके बारे में बार बार एनडीए क्लेम कर रहा है।